वेलकम टू बिहार मैटर्स। ज्योग्राफी मास्टर सीरीज के इस लेक्चर 3 में सभी छात्रों का स्वागत है। जी, सभी छात्रों का स्वागत है इस महत्वपूर्ण सत्र में। तो आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और सी फ्लोर स्प्रेडिंग। बिल्कुल। देखिए, भूगोल को अगर एक विज्ञान के रूप में समझना है तो ये विषय बिल्कुल आधार है। राइट। मतलब जो पृथ्वी की वर्तमान संरचना है वो पूरी तरह इसी पर टिकी हुई है। हाँ, और छात्रों को ये समझना होगा कि बिहार सरकार की जो प्रमुख परीक्षाएं हैं जैसे बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई या टीचर एग्जाम्स, उनके लिए ये सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। खासकर अगर हम बीपीएससी मेंस के दृष्टिकोण से देखें तो। बिल्कुल सही कहा। डिजास्टर मैनेजमेंट और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब जो जीएसआई की रिपोर्ट्स हैं, उन पर आधारित इंडिया टेक्टोनिक्स के प्रश्नों के लिए ये एकदम कोर टॉपिक है। हाँ, और छात्रों की जानकारी के लिए बता दूं कि आज के लेक्चर की जो विषय वस्तु है वो पूरी तरह से प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित है। जी, हमने एनसीईआरटी क्लास 9 और 11, जीएसआई की नवीनतम रिपोर्ट्स और इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब आईएमडी के डेटा का ही उपयोग किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के विषय पर आते हैं। पृथ्वी की इस जटिल संरचना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मतलब उस समय में जब दुनिया का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। राइट। और ये यात्रा शुरू होती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से, जिसे एल्फ्रेड वेगेनर ने दिया था। वेगेनर का मानना था कि करोड़ों साल पहले सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। हाँ, एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे उन्होंने पंजिया का नाम दिया था। पैंगिया, राइट। और ये चारों तरफ से एक ही विशाल महासागर से घिरा हुआ था। बिल्कुल, जिसे पैंथलासा या सुपर ओशन कहा गया। फिर बाद में हलचलों के कारण इस पैंगिया का विभाजन हुआ है ना। जी, इसका जो उत्तरी हिस्सा टूटा वो लॉरेशिया कहलाया और दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। देखिए, छात्रों को यहाँ उन प्रमाणों पर ध्यान देना चाहिए जो वेगनर ने दिए थे, क्योंकि परीक्षाओं में सीधे यहीं से प्रश्न बनते हैं। हाँ, यूपीएससी और बीपीएससी का तो ये बहुत ही फेवरेट एरिया है। वेगनर ने 4 बहुत ठोस प्रमाण दिए थे। तो पहला प्रमाण क्या था? पहला था जिगसॉ फिट, मतलब अगर हम साउथ अमेरिका के पूर्वी तट और अफ्रीका के पश्चिमी तट को देखें तो वो एक दूसरे से बिल्कुल सटीक जुड़ जाते हैं। इसको छात्र एक फटे हुए अखबार के उदाहरण से समझ सकते हैं। अखबार का उदाहरण मतलब कैसे? देखिए, मान लीजिए एक अखबार बीच से फट गया है। अगर हम उन दोनों टुकड़ों को मिलाएंगे तो किनारे तो जुड़ेंगे ही, साथ ही उस पर छपी हुई लाइनें भी मैच कर जाएंगी। ओहो, बिल्कुल सही। और वो जो छपी हुई लाइनें हैं वो हमारे फॉसिल एविडेंस हैं, जो दूसरा प्रमाण है। राइट, जैसे वो मेसोसोरस का जीवाश्म। हाँ, मेसोसोरस एक छोटा रेंगने वाला जीव था और उसके जीवाश्म साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों जगह मिले हैं। और वो खारे पानी को तो तैरकर पार कर नहीं सकता था। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यही है कि ये दोनों भूखंड पहले एक ही थे। इसके अलावा चट्टानों का भी कुछ प्रमाण था ना? जी, तीसरा प्रमाण रॉक स्ट्रक्चर का है। उत्तरी अमेरिका के अपलाशियन माउंटेन्स और यूरोप के कैलेडोनियन माउंटेन्स की चट्टानों की आयु और संरचना बिल्कुल एक समान है। मतलब बीच में इतना बड़ा महासागर होने के बावजूद उनमें समानता है। हाँ, मानो एक ही पर्वत को बीच से तोड़ दिया गया हो। और चौथा है पेलियो क्लाइमेटिक एविडेंस, मतलब पूरा जलवायु का प्रमाण। जलवायु से जुड़ा क्या प्रमाण मिला था? देखिए, भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे गर्म इलाकों में ग्लेशियल निक्षेप मिले हैं, मतलब हिमनदों के निशान। ओहो, लेकिन भूमध्य रेखा के पास ग्लेशियर कैसे हो सकते हैं? यही तो बात है। ये तभी संभव है जब ये सारे भूखंड पहले ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों के पास गोंडवाना लैंड के रूप में एक साथ रहे हों। इतने मजबूत प्रमाण थे, फटे हुए अखबार की तरह सब मैच हो रहा था, फिर भी उस समय वैज्ञानिकों ने वेगेनर की इस थ्योरी को खारिज क्यों कर दिया था? इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि वेगेनर ये नहीं बता पाए कि इन महाद्वीपों को खिसकाने के पीछे बल कौन सा है, मतलब ड्राइविंग फोर्स क्या है। लेकिन इतनी सारी भौतिक प्रमाण होने के बावजूद केवल ड्राइविंग फोर्स न बता पाने पर पूरे सिद्धांत को नकार देना क्या वैज्ञानिक रूप से सही था? देखिए, विज्ञान केवल क्या और कैसे से संतुष्ट नहीं होता, उसे क्यों और उसके पीछे का मैकेनिज्म चाहिए होता है। राइट। वेगेनर ने जो बल बताए थे, जैसे चंद्रमा का टाइडल फोर्स, वो गणितीय रूप से इतने बड़े महाद्वीपों को खिसकाने के लिए बहुत कमजोर थे। बिना ठोस इंजन के विज्ञान इसे संयोग ही मानेगा। अच्छा, तो यहीं
से महासागरों के तल की खोज शुरू हुई। बिल्कुल, जो ड्राइविंग फोर्स वेगनर नहीं खोज पाए, उसकी तलाश वैज्ञानिकों को महासागरों की गहराइयों में ले गई। और यहीं से हम दूसरे सिद्धांत पर आते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इसे हैरी हेस ने दिया था। जी, हैरी हेस का सिद्धांत। इसकी मूल बात यह है कि महासागरों के बीच में मिड ओशियानिक रिजेस हैं, जहां लगातार नई समुद्री परत बन रही है। मतलब नीचे से मैग्मा ऊपर आता है और नई क्रस्ट बनाता है। बिल्कुल, दरारों से गर्म मैग्मा निकलता है, समुद्र के ठंडे पानी से मिलकर ठोस हो जाता है। इसके भी 3 बड़े प्रमाण हैं। पहला है पेलियोमैग्नेटिज्म। पेलियोमैग्नेटिज्म, ये थोड़ा तकनीकी है। छात्रों के लिए इसे थोड़ा सरल भाषा में स्पष्ट करें। देखिए, पृथ्वी का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है जो दिशा बदलता रहता है। जब मैग्मा जमता है तो उसमें मौजूद लोहे के कण उस समय की चुंबकीय दिशा में लॉक हो जाते हैं। ओहो, मतलब एक कंपास की सुई की तरह। बिल्कुल सही। और वैज्ञानिकों ने देखा कि रिज के दोनों तरफ चुंबकीय पट्टियों की बिल्कुल समरूप, मतलब सिमेट्रिकल व्यवस्था है। तो दूसरा प्रमाण क्या है? दूसरा है एज ऑफ रॉक्स। रिज के पास की चट्टानें बिल्कुल नहीं हैं, और जैसे जैसे दूर जाता है चट्टानें पुरानी होती जाती हैं। राइट। और तीसरा प्रमाण सेडिमेंट थिकनेस का था ना? जी, रिज के पास अवसाद या तलछट बहुत पतली है और दूर जाने पर मोटी होती जाती है। मतलब ये पूरी प्रक्रिया एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम कर रही है। कन्वेयर बेल्ट, हाँ, कह सकते हैं। जैसे कारखाने में बेल्ट के बीच में नया सामान आता है और वो पुराने सामान को किनारों की तरफ धकेलता है, वैसे ही नया मैग्मा पुरानी क्रस्ट को खिसका रहा है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है छात्रों के लिए। लेकिन यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है। अगर समुद्र के नीचे लगातार नई परत बन रही है तो क्या पृथ्वी का आकार लगातार बड़ा हो रहा है? ये सवाल मुख्य परीक्षा में बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है, लेकिन इसका जवाब है नहीं। पृथ्वी का आकार नहीं बढ़ रहा है। तो फिर वो पुरानी क्रस्ट कहाँ जा रही है? प्रकृति में संतुलन है। महासागरों के किनारों पर गहरे ट्रेंचेस या खाइयां हैं। वहां पुरानी क्रस्ट वापस मैंटल में धंसकर पिघल रही है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं। अच्छा, मतलब रिज पे जितना बन रहा है सबडक्शन जोन में उतना नष्ट भी हो रहा है। बिल्कुल। अब देखिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और सी फ्लोर स्प्रेडिंग को मिला दें तो बनता है आधुनिक भूविज्ञान का सबसे बड़ा सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। राइट, जो आज के समय का सबसे प्रामाणिक सिद्धांत है। जी, इसे समझने के लिए लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर को जानना जरूरी है। हमारी जो बाहरी कठोर परत है वो लिथोस्फीयर है। एनसीईआरटी के अनुसार इसकी औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। सही कहा। और ये कोई एक अखंड परत नहीं है, बल्कि कई बड़े टुकड़ों में बटी है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये 7 प्रमुख प्लेटें हैं, राइट? पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन और एंटार्क्टिक प्लेट। बिल्कुल। और ये कठोर प्लेटें अपने नीचे एक अर्धतरल परत पर तैरती हैं, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। यहाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से छात्रों को समझना होगा कि लिथोस्फीयर ठोस है और एस्थेनोस्फीयर अर्धतरल, मतलब सेमी फ्लूइड है। जी बिल्कुल। लेकिन सर, ठोस और भारी चट्टान की ये प्लेटें किसी दूसरी चट्टानी परत पर कैसे तैर सकती हैं? ये घनत्व और तापमान का खेल है। एस्थेनोस्फीयर कोई पानी जैसा तरल नहीं है। वहां अत्यधिक तापमान के कारण चट्टानें पिघलने के करीब हैं। मतलब एक प्लास्टिक या डक्टाइल अवस्था में है। हाँ, जैसे गाढ़ा गर्म डामर या नरम मोम। इसी लचीलेपन के कारण कठोर प्लेटें घर्षण के बावजूद धीरे धीरे खिसक पाती हैं। ओहो, तो अब ये समझना जरूरी है कि इन प्लेटों को खिसकाता कौन है, मतलब मैकेनिज्म क्या है? जी, एनसीईआरटी और जीएसआई के अनुसार इसके पीछे 3 प्रमुख ड्राइविंग फोर्सेस काम करते हैं। पहला है मैंटल कन्वेक्शन करंट्स। मतलब मेंटल में संवहन धाराएं। हाँ, कोर की गर्मी से मेंटल की चट्टानें गर्म होकर ऊपर उठती हैं और ठंडी होकर नीचे जाती हैं, जैसे उबलता हुआ पानी। ये प्लेटों को खिसकाती हैं। और दूसरा बल? दूसरा है रिज पुश। मिड ओशन रिजेस ऊंचाई पर होते हैं। नई क्रस्ट गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान से नीचे फिसलती है। राइट। और तीसरा है स्लैब पुल। बिल्कुल। जब एक सघन और भारी प्लेट सबडक्शन जोन में नीचे धंसती है तो वो पूरी प्लेट को अपने साथ नीचे खींच लेती है। परीक्षाओं के एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है कि इनमें से सबसे प्रभावी बल कौन सा है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। देखिए, जीएसआई की रिपोर्ट्स के अनुसार स्लैब पुल ही सबसे प्रभावी और सबसे मजबूत बल है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि पुरानी ओशनिक प्लेट बहुत भारी और सघन होती है। जब वो डूबती है तो गुरुत्वाकर्षण बल एक भारी लंगर की तरह काम करता है,
जो पूरी प्लेट को बहुत जोर से खींचता है। तो कन्वेक्शन करंट्स मदद करते हैं, लेकिन असल इंजन स्लैब पुल ही है। जी, अब जब ये प्लेटें खिसकती हैं तो 3 तरह की सीमाएं या बाउंड्रीज बनाती हैं। पहली है डाइवर्जेंट बाउंड्री। मतलब अपसारी सीमा, जहां प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। बिल्कुल। इसके कारण रिफ्ट वैलीज और मिड ओशन रिजेस बनते हैं, जैसे मिड अटलांटिक रिज और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। दूसरी है कन्वर्जेंट बाउंड्री। ये सबसे विनाशकारी होती है। हाँ, क्योंकि यहाँ प्लेटें आपस में टकराती हैं। इससे ट्रेंचेस, भयंकर वॉल्केनोज और सबसे ऊंचे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। जैसे हिमालय और एंडीज पर्वत। बिल्कुल। हिमालय कॉन्टिनेंटल टकराव का उदाहरण है। इसे छात्र 2 तेज रफ्तार कारों के आमने सामने टकराने से समझ सकते हैं। कारों का उदाहरण मतलब? देखिए, जब 2 कारें तेजी से टकराती हैं तो उनका आगे का हिस्सा मुड़कर ऊपर उठ जाता है। कोई भी कार आसानी से नीचे नहीं जाती। ओहो, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। हिमालय के मामले में भी चट्टानें अत्यधिक दबाव से सिकुड़कर ऊपर उठ गईं। राइट। और तीसरी सीमा कौन सी है? तीसरी है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री या संरक्षी सीमा। यहाँ प्लेटें ना तो टकराती हैं ना दूर जाती हैं, बस एक दूसरे के बगल से खिसकती हैं। मतलब यहाँ कोई नई क्रस्ट नहीं बनती, इसलिए ज्वालामुखी भी नहीं होते। बिल्कुल। सिर्फ भारी घर्षण के कारण भयंकर भूकंप आते हैं, जैसे सैन एंड्रियास फॉल्ट। इसके अलावा हॉटस्पॉट्स का कॉन्सेप्ट भी महत्वपूर्ण है। जी, हॉटस्पॉट्स मेंटल में स्थिर मैग्मा के स्तंभ हैं। जब कोई प्लेट इसके ऊपर से गुजरती है तो ज्वालामुखियों की श्रृंखला बन जाती है, जैसे हवाई। तो आप इस वैश्विक सिद्धांत को भारत और खासकर बिहार के भूगोल से जोड़ते हैं, जो बीपीएससी के लिए सबसे निर्णायक है। देखिए, भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है, जो पहले गोंडवाना लैंड में था और फिर ये उत्तर की ओर खिसक कर यूरेशियन प्लेट से टकराया। बिल्कुल। और बीच में जो टेथरिस सागर था, उसका मलबा ऊपर उड़ गया, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। इस पर्वत निर्माण प्रक्रिया को ओरोजनी कहते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये ओरोजनी आज भी सक्रिय है। हाँ, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से उत्तर भारत में भूकंप का इतना खतरा है। राइट। आईएमडी ने भारत को 4 साइस्मिक जोन्स में बांटा है ना, जोन 2 से जोन 5 तक। जी, और बिहार का बड़ा हिस्सा जोन 4 यानी हाई रिस्क में आता है। कुछ उत्तरी जिले तो जोन 5 में भी हैं। यहीं पर एक सवाल आता है। बिहार तो मुख्य रूप से गंगा का समतल मैदानी इलाका है, यहाँ कोई पहाड़ या फॉल्ट लाइन नहीं है, फिर भी ये जोन 4 में क्यों आता है? इसका कारण एक्टिव हिमालयन टेक्टोनिक्स से निकटता है। बिहार हिमालय की तलहटी के बिल्कुल करीब है। अच्छा। जब प्लेटों के टकराव से चट्टानें टूटती हैं तो अचानक बहुत ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में निकलती है। ये तरंगे सीधे बिहार की नर्म जलोढ़ मिट्टी में प्रवेश करती हैं। और ये नरम मिट्टी मतलब अलूवियल सॉइल उन तरंगों के प्रभाव को बढ़ा देती है। बिल्कुल सही। इसी कारण बिना किसी स्थानीय फॉल्ट लाइन के भी बिहार उच्च भूकंपीय खतरे वाले क्षेत्र में है। तो छात्रों, हमारा ये विस्तृत अकादमिक विश्लेषण अब समापन की ओर है। चलिए महत्वपूर्ण शब्दों का एक अति त्वरित संशोधन कर लें। जी, छात्रों याद रखें, वेगनर मतलब ड्रिफ्ट, हेस मतलब सी फ्लो स्प्रेडिंग, प्लेट्स का मतलब मूव करना, डाइवर्जेंट मतलब अलग होना, कन्वर्जेंट मतलब प्लेटों का टकराना, और ट्रांसफॉर्म मतलब एक दूसरे के बगल से खिसकना। और स्लैब पुल सबसे मजबूत बल है। साथ ही ओरोजेनी मतलब पर्वत निर्माण और सबडक्शन मतलब एक प्लेट का नीचे धंसना। ये सारे कॉन्सेप्ट्स पीपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। मुख्य परीक्षा के डिजास्टर मैनेजमेंट में ये तथ्य बहुत काम आएंगे। सत्र को खत्म करने से पहले छात्रों के लिए एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ते हैं। छात्रों, अगर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आज भी खिसक रही है तो भविष्य में हिमालय की ऊंचाई और बिहार के भूकंपीय खतरे पर इसका क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा? क्या हिमालय हमेशा बढ़ता रहेगा? इस पर विचार करें। और छात्रों को सलाह है कि इन प्रमुख बिंदुओं को रिवाइज करें और अपने नोट्स बनाएं। बिल्कुल। ये सीरीज अगले सेशन में भी ऐसे ही जारी रहेगी। अपनी पढ़ाई निरंतरता के साथ जारी रखें। धन्यवाद छात्रों। आज के इस लेक्चर में भाग लेने के लिए धन्यवाद और बिहार मैटर्स की तरफ से शुभकामनाएं।